नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज आपको बताएं कि आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 5 जून है तो आज पर्यावरण दिवस है। तो दोस्तों, पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आज पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे और दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं और जो 30 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आप तक मेरी वीडियो जा रही है और आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पर्यावरण के बारे में बताएं कि पर्यावरण 5 जून को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसकी स्थापना कैसे हुई? दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन 1972 में हुआ था, जिसमें कितने 119 देशों ने हिस्सा लिया था। 119 देश शामिल हुए थे और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को। दोस्तों, इसका उद्देश्य था दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को सचेत करना और इसके महत्व को समझाना। दोस्तों, 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। दोस्तों, बात करें इसकी कि मेजबानी होस्ट कौन कौन से देश रहे थे। कोट डी आइवर नीदरलैंड, इसका मेजबानी किसने की थी? नीदरलैंड ने की थी। और थीम क्या थी इसकी? दोस्तों, इसकी प्रमुख थीम थी कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक से जो प्लास्टिक कचरा होता है उससे जो पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है उससे इसको बचाया जाए। और इसका नारा था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए। और दोस्तों, क्या था इसके बारे में बताते हैं आपको। 2023 में जो अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा उसका जो थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और दोस्तों 2022 की थीम की बात करें तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी, जो कि अभी 2022 मनाया जा चुका है। और 2021 की बात करें तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। और 2020 की थीम की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी थी इसकी थीम। तो दोस्तों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एक नए थीम के साथ मनाया जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आज हमने क्वेश्चन शुरू करने से पहले बहुत टाइम लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, ये भी बताना बहुत ज़रूरी था कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, पर्यावरण दिवस पढ़ रहे हैं तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय परिवार का स्वरूप है। यहाँ पर ये स्वरूप लिखा है कि भारतीय परिवार का स्वरूप होता है मातृ सत्तात्मक होता है, पितृ सत्तात्मक होता है, मातृ स्थानीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय परिवार के स्वरूप की तो दोस्तों भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा होता है? दोस्तों, भारतीय परिवार का स्वरूप पितृ सत्तात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मैंने आपका समय लिया है वो मैं आपका समय जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके वो एवरेज आपका लगा दूंगा, उसकी कोई भी टेंशन ना करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार के आर कौन से हैं? तो दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। रिसाइकिल, रीयूज और रिप्रोड्यूस। तो दोस्तों इसके बारे में ये हिंदी में लिखा है। दोस्तों, जो बात करते हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। तीसरा ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। और चौथा ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस पर बात करनी है। तो दोस्तों इसका होगा कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके कि परिवार की सामान्यतः विशेषता है। दोस्तों परिवार की सामान्यतः क्या विशेषता होती है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, ये सभी। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि परिवार की सामान्य विशेषता के बारे में बात करें तो ये सभी होंगे, तो इसलिए आपका 4th ऑप्शन यानी कि ये सभी वाला सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका साथ सदा खड़ा रहूँगा और दोस्तों आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, पालक है, नारियल है, बंद गोभी है, सरसों है। अगर दोस्तों बात करें पालक की तो पालक को खाया जाता है, इससे तेल नहीं निकलता, ये गलत हो गया। बंद गोभी भी गलत हो गया आपका। अब बचा नारियल। नारियल की पत्तियों में नारियल में तेल निकलता है लेकिन इसे सब्जी के तरह प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ना इसके पौधों में पत्तियां होती हैं। और दोस्तों बात करें सरसों की तो दोस्तों सरसों की जो पौधों की पत्तियां होती हैं, और आपने सुना होगा कि पंजाब का प्रसिद्ध खाना है कि सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो सरसों का साग भी खाया जाता है, इसकी पत्तियों में सब्जी की तरह प्रयोग लाई जाती हैं और सरसों के बीज को तेल में यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि सरसों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, समय नहीं लेंगे हम आपका। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? दोस्तों बात करें शाकाहारी प्राणी की कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, इस पर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। दोस्तों उपभोक्ता ये जो संरक्षण है, फूड चेन है, इस पर मैंने एक स्पेशली वीडियो बना के डाली है जिसमें आप देख सकते हैं और आप उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के भी उसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों शाकाहारी प्राणी किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए उत्पादक की तो पेड़ पौधे उत्पादक में आते हैं, पेड़ पौधे। और दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो द्वितीय उपभोक्ता में वे आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। और दोस्तों तृतीय उपभोक्ता की बात करें, तृतीय उपभोक्ता में वे आते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों का भक्षण करते हैं। और दोस्तों सर्वाहारी की बात करें तो दोस्तों सर्वाहारी में मनुष्य आता है। और दोस्तों अगर अपघटक की बात करें तो दोस्तों अपघटक में कवक, शैवाल, फंजाई ये सभी आते हैं, ये मृतक पक्षी होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके प्रत्येक ऑप्शन को एक तरह अच्छे तरह से समझेंगे और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी कि चमेली का तेल इसके से निकाला जाता है। चमेली का तेल होता है वह किससे निकाला जाता है? चमेली के फल से, चमेली के फूल से या बीज से। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? अगर दोस्तों बात की जाए चमेली के तेल की तो दोस्तों चमेली का तेल होता है, तो दोस्तों चमेली का तेल फूल से निकाला जाता है, जो चमेली का फूल होता है उससे निकाला जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम होती है? दोस्तों सीटेट ईबीएस में आपका परिवार और मित्र, आस पड़ोस, ये जो थीम है उसमें से ये क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मित्रता की बात की जाए, आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी। दोस्तों उपयोगिता की मित्रता और अच्छाई की मित्रता अच्छी होती है और इसलिए उपरोक्त सभी होगा, लेकिन आनंद की मित्रता वाला कोई ऑप्शन सही नहीं है कि मजाक मजाक में दोस्ती रहे और जब काम पड़े तो वो कोई काम ना आए। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल। दोस्तों चील की बात की जाए तो चील हमारी तुलना में अधिक देख लेती है लेकिन बुलबुल नहीं देख पाती है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। जैसे कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है? दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, उसे करें। अब जैसे आ गया फाख्ता, कौवा, मोर। कौवा तो देख सकता है लेकिन फाख्ता नहीं देख सकता है, तो इसलिए 4th ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं बाज, कबूतर, तोता। बाज की भी निगाह बहुत तेज होती है, कबूतर की भी होती है, लेकिन तोता की नहीं होती है। तो दोस्तों इसलिए आपका ये जो बी ऑप्शन था ये गलत हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों सी ऑप्शन पर, चील, बाज, गिद्ध।
इनकी बात की जाए तो दोस्तों ये हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 3 ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, परजीवी में आता है, द्वितीयक उपभोक्ता में आता है या तृतीयक उपभोक्ता में? दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता सिर्फ शाकाहारी होते हैं और जो घास फूस और पत्तियां खाते हैं। और दोस्तों परजीवी में कौन से आते? मृतक भक्षी आते हैं, यानी कि जैसे कबक, शैवाल। और द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। और दोस्तों गिद्ध की बात की जाए, गिद्ध मांसाहारी होता है, इसलिए तृतीयक उपभोक्ता में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? दोस्तों ऐसा कौन सा युग्म है जो जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना। दोस्तों जंतु होते हैं वो भोजन नहीं बनाते हैं, वो ज़्यादातर शिकार पर निर्भर रहते हैं, तो इसलिए आपका एक ऑप्शन गलत हो गया। प्रजनन और भोजन बनाना। दोस्तों जंतु प्रजनन करते हैं लेकिन भोजन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। प्रजनन और अंकुरण। दोस्तों अंकुरण पौधे करते हैं लेकिन प्रजनन नहीं करते हैं, प्रजनन करते हैं जंतु, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। वृद्धि और प्रजनन। दोस्तों पौधे भी वृद्धि करते हैं और जंतु प्रजनन करते हैं। और दोस्तों वृद्धि जंतुओं में भी होती है और पौधों में भी होती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, यानी कि 11 नंबर पर। निम्नलिखित में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? दोस्तों वन की बात की जाए, भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि 24.62% यानी कि ये भाग में वन लगे हैं। लेकिन अगर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर 33% वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के सदाबहार वन को क्या कहते हैं? इस पर क्वेश्चन है, तो आपको बताना है पश्चिमी घाट के सदाबहार वन को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर पश्चिमी घाट के सदाबहार वन की बात करें तो इन्हें शोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, यानी कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और यह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो दोस्तों कैसी होती है? उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, अक्षारीय होती है। दोस्तों कैसी होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों बात करें मानव के पेट में, दोस्तों अगर आप कोई सिक्का है उसे निगल लेते हैं, ये मजाक की भी बात है थोड़ी, अगर कोई सिक्का है आपके धोखे से पेट में चला गया है तो सुबह तक वो साफ होके निकलेगा, क्योंकि जो मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, यानी कि एसिड होता है मानव के पेट में। तो इसलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागफनी यानी कि कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? दोस्तों नागफनी होती है जो कैक्टस होता है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नागफनी यानी कि कैक्टस में कौन अपना घोंसला बनाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट नहीं, इसी में बता देते हैं दोस्तों। जो फाख्ता होता है, फाख्ता एक पक्षी होता है, ये जो फाख्ता होता है ये कैक्टस के बीच अपना घोंसला बनाता है। किसके बीच? कैक्टस के बीच या झाड़ियों या पत्थरों के बीच। तो दोस्तों नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? तने में, पत्तियों में, दोनों में, कांटों में। तो दोस्तों किस में होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें नागफनी की, तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तने के द्वारा होता है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, यानी कि रात में जागने वाले सभी जानवर सभी वस्तुओं को कैसा देखते हैं? केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सभी रंगों में देख सकते हैं, काले और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अगर बात करें जो रात्रिचर प्राणी होते हैं तो वो दोस्तों काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। तो आपका 3 ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों,
दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट ईवीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछा गया है, तो इसलिए इसे छोड़े ना, इसे स्टार पॉइंट बना के रखें दोस्तों। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है क्या? कारण है कि पक्षी अपनी गर्दन ऐसे ऐसे ज़्यादातर हिलाते रहते हैं। तो दोस्तों क्या कारण है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये कारण है। वह उड़ सकते हैं इसलिए अपनी गर्दन हिलाते हैं। पुतली घूम नहीं सकती है, उनकी आंखें छोटी होती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए पक्षियों की, तो दोस्तों पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो दोनों मनुष्य की तरह एकदम ठीक सामने होती हैं, और वो उनकी जो आंखें होती हैं, उनकी जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है अपने लोगों की तरह। जैसे अपने लोग ऐसे ऐसे इधर उधर देख लेते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं देख सकते हैं। उन्हें इधर देखना है तो दोस्तों वो अपनी पुतली नहीं गर्दन हिलाएंगे, और इधर देखना है तो दोस्तों वो अपनी पुतली नहीं उनकी घूमती है, वो अपनी गर्दन हिलाएंगे। इसीलिए दोस्तों पक्षी अपनी गर्दन को ज़्यादा हिलाते हैं। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को, जलवाष्प को, मीथेन को या नाइट्रस ऑक्साइड को? दोस्तों आपको बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 आप सभी जानते होंगे। दोस्तों जुगाली करने वाले पशु ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, यानी कि कौन सी गैस होती है जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसे उत्पन्न करते हैं? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो वाहन है उनसे निकलने वाला धुआं है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन है CH4, इसका फॉर्मूला होता है CH4, इसका फॉर्मूला होता है। और दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस होती है। और दोस्तों जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो मीथेन गैस को ही निकालते हैं। अगर बात करें ऊँट की, तो दोस्तों ऊँट जुगाली करता है तो सबसे ज़्यादा मीथेन गैस ऊँट से ही निकलती है। ऊँट सबसे ज़्यादा मीथेन गैस को छोड़ता है और गाय सबसे कम मीथेन गैस को छोड़ती है। और दोस्तों धान लगाते समय जब धान लगाए जाते हैं ज़मीन में, तो उसमें से भी सबसे ज़्यादा मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का किया जाता है, हाइड्रोमीटर का किया जाता है, हाइग्रोमीटर का किया जाता है, लैक्टोमीटर का किया जाता है? दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये बताना है आपको। दोस्तों आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बात करें लैक्टोमीटर की, तो दोस्तों आपको ऐसे समझना है कि दोस्तों लैक्टोमीस होता है दूध, लैक्टोमीस होता है दूध, ऐसे समझें आप, अच्छे से याद करें। जिस शब्द में लैक्टो लगा हो तो दोस्तों उसे आप हमेशा दूध से संबंधित समझें। लैक्टोबेसिस, लैक्टोमीटर। और दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और दोस्तों हाइग्रोमीटर की बात करें तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। और थर्मामीटर से सभी जानते हैं क्या बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों निम्नलिखित पक्षियों में से कौन अधिकांशतः अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? दोस्तों ये 2 से 70 डिग्री तक अपनी गर्दन को इधर इधर घुमा सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है? कोयल है, कौवा है, उल्लू है, मैना है? तो आपको ये बताना है दोस्तों बात की जाए मैना की, तो मैना की खासियत क्या है? ये झटके से अपनी गर्दन को आगे बढ़ाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कई बार, झटके से गर्दन। झटके से गर्दन अपनी ऐसे ऐसे आगे बढ़ाती है दोस्तों। उल्लू की बात की जाए तो दोस्तों उल्लू रात्रिचर प्राणी है, ये काला सफ़ेद देख सकता है। और दोस्तों कौवा और कोयल की कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि कोयल अंडा देती है और कौवा उसको अपने बच्चों की तरह पालता है। और दोस्तों कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कौवा घोंसला बनाता है। और दोस्तों कौवे का घोंसला बहुत बड़ा होता है और उसमें लोहे के तार, किससे बना होता है? लोहे के तार भी होते हैं उसमें घोंसले में। और दोस्तों
कौवा सूखे पेड़ पर या झाड़ियों में सबसे ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। और दोस्तों उल्लू की बात करें तो उल्लू है, ये अपनी गर्दन काफ़ी हद तक अपनी घुमा सकता है, इतनी तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों चारों ऑप्शन को समझते हुए चल रहे हैं, इसलिए कि क्या पता ये नहीं ये आ जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है। दोस्तों आपको बताना है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है। दोस्तों बात करें तो विटामिन B की कमी से होने वाली रोग का प्रमुख लक्षण क्या है। दोस्तों अगर किसी बच्चे को विटामिन B की कमी हो जाए, बेरी-बेरी रोग हो जाए, तो उसे सही है। दोस्तों विटामिन B की कमी से क्या रोग होता है, यानी कि मानसिक विकलांगता, बच्चे की मानसिक विकलांगता हो जाती है। और दोस्तों बात करें विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। और दोस्तों इसके स्रोत होते हैं अंडा, तेल, मूंगफली और यकृत एवं हरी सब्जियां। हरी सब्जियां सभी विटामिन में हरी सब्जियों में सभी विटामिन्स पाई जाती हैं। और अंडे, दूध, मांस में भी सभी विटामिन्स ज़्यादातर पाई जाती हैं। लेकिन दूध की बात करें, दूध में विटामिन C नहीं पाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों बात करें, क्वेश्चन है त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है। दोस्तों त्वचा कैंसर, दोस्तों त्वचा कैंसर गामा किरणों के कारण होता है, एक्स किरणों के कारण होता है, पराबैंगनी किरणों के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों त्वचा कैंसर की बात की जाए तो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। दोस्तों इसीलिए ओजोन परत को इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ओजोन परत को बचाए रखें, प्रदूषण कम करें। CFC गैस जो निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस, इससे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है दोस्तों। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत होती है वो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको रोकती है। और दोस्तों अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो दोस्तों पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ेंगी और उससे त्वचा कैंसर हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमें ओजोन परत का रख रखाव करना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, यानी कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। दोस्तों कौन सा होगा वो समूह। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टिटनेस, चेचक, हैजा, मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, म्यादी बुखार, कौन सा होगा आपको बताना है। दोस्तों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, चेचक, मलेरिया, हैजा, टिटनेस। दोस्तों हैजा की बात करें और टिटनेस की बात करें तो ये मलेरिया तो मच्छरों से फैलता है। रोनाल्डो रॉस ने बताया था कि मलेरिया मादा मच्छर के एनाफ्लीज से काटने से होता है। और मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। किससे? सिनकोना, सिनकोना पेड़ के छाल से। और दोस्तों
म्यादी बुखार की बात करें तो म्यादी बुखार इससे नहीं होता है। और दोस्तों अगर बात करें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की, तो दोस्तों ये तीनों जो समूह है ये सही है आपका। ये तीनों हैं, ये मच्छर के काटने से फैलती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? भूमिगत जल, नदियाँ, झील, ये सभी। दोस्तों अगर बात की जाए पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं, भूमिगत जल भी होगा, नदियाँ भी होंगी, झील भी होगा दोस्तों। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं? भूमिगत जल होता है, वो भी शुद्ध होता है, और नदियाँ होती हैं, उनसे भी शुद्ध जल होता है। लेकिन अब इस टाइम में दोस्तों जो कारखाने होते हैं उनका मलबा सीधे नदियों में, नालों में छोड़ दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसलिए वो अशुद्ध हो रहे हैं। लेकिन भूमिगत जल होता है और झीलें होती हैं, उनका जल भी शुद्ध होता है। दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए उपयोगी है? कितना प्रतिशत जल हमारे लिए उपयोगी है दोस्तों? तो दोस्तों अपने लिए पीने योग्य बात करें, पीने योग्य पानी की, अगर पीने योग्य पानी की बात करें दोस्तों 1% जल सिर्फ हमारे लिए है पीने योग्य के लिए। और दोस्तों 99% जल सागरों में, महासागरों में और ग्लेशियरों में है, और 1% जल सिर्फ हम लोगों के लिए पीने के लिए है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। कब? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, इसीलिए कि सेव द वाटर, यानी कि पानी का यूज करें, मिस यूज ना करें। और दोस्तों 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बाईस अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और बात करें 22 मई की, तो दोस्तों 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। तो दोस्तों 1% पानी हम लोगों के लिए पीने के लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। BOD, बायोलॉजिकल बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा क्या मापा जाता है? बायो में ऑक्सीजन की मात्रा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा, नदियों तथा तालाबों में जल प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। BOD की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे दोस्तों ये मापा जाता है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों BOD, बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है कि जल में कितना % ऑक्सीजन है, और जितना % ऑक्सीजन होगा तो दोस्तों जल उतना ही शुद्ध होगा, जल उतना ही शुद्ध होगा। तो दोस्तों इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको बताना है कि कहाँ स्थित है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर बात की जाए नई दिल्ली की, तो दोस्तों नई दिल्ली में हमने कल आपको बताया थी कि NCERT संस्थान, NCERT, SCERT और दोस्तों NCTE, इन तीनों का मुख्यालय बात की जाए तो तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों बात करें देहरादून उत्तराखंड की, तो दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है? जल साफ हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूषित जल में फिटकरी डालने से दोस्तों
जल साफ हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों दूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, तो इसलिए जो दूषित जल होता है उसमें फिटकरी मिलाई जाती है, तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। और दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने रहें, अपना सहयोग देते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों फिर से राम राम सभी को।